कानपुर में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चीफ फायर ऑफिसर की माने तो फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी और अगर दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी तत्काल राहत और बचाव का काम शुरू नहीं करते तो यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर एलपीजी सिलेंडर गैस से भरे हुए थे और आग की चपेट में आने से इसमें विस्फोट भी हो सकता था और यह मामला और भी ज्यादा भयावह हो सकता था। कानपुर में आज एक दुखद हादसा हुआ है। एक फैक्ट्री में आग लग गई, उसके बाद 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो मौके पर पहुंचे, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक जी, जब आप मौके पर पहुंचे थे, चूंकि आग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, क्या सीन था, क्या हो क्या रहा था? देखिए, मैं आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना चाहूँगा। 4:30 के अराउंड 4:30 बजे सुबह हमारे कंट्रोल रूम में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक गत्ते की फैक्ट्री में आग, प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली, गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई है। तो उस सूचना को देखते हुए, और उन्होंने ये भी बताया कि एक बड़ी फायर है, तो उसको देखते हुए जो हमारे फायर स्टेशन फजलगंज के संसाधन थे, 3 गाड़ियाँ, बाकी कर्नलगंज और अपना मीरपुर और जाजमऊ, तो 6-7 गाड़ियाँ मौके पे निकालनी उचित रहता है, क्योंकि बाद में वापस कर दें उनको, बट थोड़ी सी निकाली कि जैसे ही गाड़ियाँ मौके पर पहुँची हमारी फजलगंज की, तो वहाँ बताया गया कि ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे 10 से 12 लोग वहाँ पर ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए फायर फाइटिंग तत्काल शुरू की गई और बचाव कार्य हेतु, क्योंकि डेंस स्मोक रहता है, तो उसको देखते हुए पूरा जो हमारे ट्रेंड फायरमैन हैं, स्टाफ है, उनके द्वारा BA सेट पहनकर जो अंदर 5 लोग थे, ग्राउंड फ्लोर पे 5 ही लोग थे, तो उनको ट्रैक करते हुए उनको बाहर निकाला गया और तत्काल प्रभाव से उनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया। और फिर सेकंड पार्ट में जो तुरंत ही, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक ही साथ के ऑपरेशन से जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे थे वो 5 लोग ट्रैप थे, तो क्योंकि रास्ते में थोड़ा दिक्कत था, धुआं ज़्यादा था, तो ग्राउंड फ्लोर से लेडर लगाई गई, लेडर लगा के दरवाज़ा तोड़ा गया, ग्रिल वगैरह निकाली गई और उन 5 लोगों को सेफली निकाल के बाहर फ्रेश एयर में लाया गया। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो पूरा निरीक्षण करने के बाद ही इनकी इजाज़त दें, तो ऐसे रिहायशी इलाकों में इस तरीके की अवैध फैक्ट्रीज नहीं संचालित होंगी और ऐसी घटनाएं, दुखद घटनाएं भी सामने नहीं आएंगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया उस पर भाजपा नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश यादव को घबराहट हो रही है, ये कहा है सूर्य प्रताप शाही ने। यूपी में निवेश आ रहा है तो घबराहट हो रही है। अखिलेश को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये कहना है बलदेव सिंह औलख का। ये घबराहट होती है कि जिस तरीके से योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने काम किया है, हम लगातार फील्ड से बाहर होते जा रहे हैं और इस आशंका में वो इस तरीके के बुनियाद बातों को वो कहा करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। अखिलेश को और माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के लिए कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे। जो मंत्री गए हैं प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं, प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में यूपीपीएससी के 431 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले यूपीएससी में भ्रष्टाचार होता था और लोग अपने रिश्तेदारों की नौकरी लगवाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है और इसका लाभ यूपी के नौजवानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज भी एक बड़ी आबादी की आजीविका का माध्यम खेती किसानी है। समाजवादी पार्टी की महिला विधायक पूजा पाल को राहत मिल गई है, ये ताजा अपडेट। प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट से पूजा पाल को राहत मिलने की खबर है। कोर्ट ने पूजा पाल के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है। पूजा पाल के कोर्ट में पेश होने पर गैर जमानती वारंट निरस्त हो गया है। पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट में गवाह है पूजा पाल। कई बार समन जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी पूजा पाल। कोर्ट ने पहले उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब 5 जनवरी को कोर्ट में वो अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देंगी। कौशाम्बी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पूजा पाल। राहत पूजा पाल के लिए और ज्यादा विस्तार में जान लेते हैं
इस संबंध में मोहम्मद मोइन से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, कोर्ट में क्या हुआ आज? देखिए, साल 2008 में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मुकदमे में समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल गवाह के तौर पर थी। पिछले कई बार से कोर्ट में उन्हें तलब किया जा रहा था, वो कोर्ट में नहीं पेश हो रही थी, तो कोर्ट ने पहले उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और 2 दिन पहले गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। तो आज पूजा पाल कोर्ट में पहुंची। उन्होंने बताया कि किन्हीं व्यस्तताओं की वजह से वो कोर्ट में नहीं आ पा रही थी। इस पर कोर्ट ने जो उनका जो गैर जमानती वारंट था उसे निरस्त कर दिया और सुनवाई के लिए 5 जनवरी की जो है वो तारीख तय की है। पूजा पाल की तरफ से ये कहा गया है कि वो 5 जनवरी को कोर्ट में पेश होंगे और जो अपनी गवाही की प्रक्रिया है उसे पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक हैं पूजा पाल, उन्हें राहत मिली है। जो गैर जमानती वारंट था वो बस एक बात जरूर समझाएं मोइन कि क्या वजह बताई उन्होंने पेश न होने की? देखिए, उन्होंने बताया कि अभी तो विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसके बाद उससे पहले उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाई थी। तो जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया उसके आधार पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जारी किया गया था उसे निरस्त कर दिया। बहुत धन्यवाद आपका मोइन। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। गैंगस्टर के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है मुख्तार अंसारी को। गैंगस्टर के मामले में मुख्तार को कल ही 10 साल की कैद की सजा मिली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा हो जाने के चलते ये याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका को औचित्यहीन मानते हुए उसको खारिज कर दिया। और मुख्तार अंसारी से ईडी की टीम आज तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आज ईडी की टीम ने मुख्तार से पहले राउंड में तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। आज सुबह 5 बजे से पूछताछ शुरू हो गई। ईडी के जो सवालों का फोकस था वो मुख्तार अंसारी की विदेश यात्रा पर रहा। इसके अलावे गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस पर एफसीआई गोदाम बनाए जाने के मामले में सरकारी अमले की मिलीभगत पर भी सवाल था। हालांकि मुख्तार से सवालों के जवाब के तौर पर अधिकांश बातें याद नहीं होने की कही गई। ईडी ने पूछा कि गोदाम की जगह के लिए निकाले गए टेंडर में मुख्तार के परिवार का सिंगल टेंडर ही क्यों पड़ा? क्या वो सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ या फिर मुख्तार के रसूख और डर के चलते हुआ? इतना ही नहीं, ईडी ने मुख्तार से यह भी जाना कि एफसीआई के कौन कौन से पूर्व अधिकारी उनके परिचित हैं और उनसे उनकी मुलाकात या बात होती रही है। अब संभावना यह है कि मुख्तार से लिए गए बयान के आधार पर ईडी की टीम बहुत जल्द एफसीआई के कुछ पूर्व अफसरों को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। पूर्वांचल का माफिया डॉन कहा जाने वाला पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड का आज तीसरा दिन है। आज भी ईडी की टीम सुबह से ही मुख्तार अंसारी से लगातार पूछताछ कर रही है और सूत्रों के मुताबिक आज तीसरे दिन ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से सुबह 5 बजे से ही पूछताछ शुरू कर दी थी। जो पहले राउंड की पूछताछ है वो दोपहर करीब 12 बजे तक चली है। ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से आज खास तौर पर उसकी विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी हासिल की है। मुख्तार अंसारी से ये पूछा है कि उसने किन किन खाड़ी देशों की यात्राएं की थी, दुबई वो कब गया था, किस पर्पस से गया था, कितने दिनों तक था, दुबई में उसकी किन किन लोगों से मुलाकात हुई है। खासकर दुबई यात्रा को लेकर ईडी ने ज्यादा फोकस किया। हालांकि मुख्तार अंसारी ने ईडी की टीम को यह बताया कि दुबई गए हुए उसे 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसलिए उसे कुछ खास याद नहीं है कि वहां किन किन लोगों से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी की तरफ से बचाव में ये कहा गया कि वो हज करने के लिए सऊदी अरब गया था, सऊदी अरब जाते वक्त ही वो दुबई में रुका हुआ था। दूसरा एक अहम बिंदु ये था कि गाजीपुर के नंदगांव में जो मुख्तार अंसारी के परिवार ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया था, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद उस पर वेयर हाउस बनाया था और उसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भंडारण निगम को किराए पर दिया था। उस बारे में भी पूछताछ की। ईडी की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उस पूरे मामले में सिंगल टेंडर मुख्तार अंसारी के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ से ही क्यों पड़ा था। ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से ये भी पूछा कि आखिरकार उस वक्त जो भी एफसीआई के अधिकारी थे उनसे उसका क्या संबंध था,
किन लोगों से पहले से जान पहचान थी, कितने लोगों से परिवार के लोगों की बातचीत हुई है और कहीं इस पूरे मामले में एफसीआई के अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं है। तो आज इन 2 अहम बिंदुओं पर ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की है। 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक ईडी की टीम मुख्तार अंसारी से प्रयागराज के अपने इसी दफ्तर में लगातार पूछताछ करेगी। हालांकि सूत्रों का दावा है कि मुख्तार अंसारी पूछताछ में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है। ज्यादातर सवालों का जवाब वो ये कहता है कि पिछले 17 सालों से मैं जेल में हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, या फिर वो शांत होकर चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बड़ी खबर गाजीपुर से है। वहां कुर्सी को लेकर जमकर हंगामा हुआ और देखते ही देखते ये मामला मारपीट तक जा पहुंचा। दरअसल यहां बीडीसी मेंबर्स और ग्राम प्रधानों की बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक से पहले बवाल हो गया क्योंकि ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर प्रमुख के प्रतिनिधि बैठ गए। मामला गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक का है। यहां पर ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर प्रमुख के प्रतिनिधि बैठ गए थे। इसी बात को लेकर पहले कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट में तब्दील हो गया। बाद में मामला बिगड़ता देख मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने हंगामे को शांत कराया। हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हैं। अनिल, हम तस्वीरें देख रहे हैं और ये बहुत विचित्र सा ये मामला जान पड़ता है। ये शुरू कैसे हुआ, एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। जी, बता दें कि ये मामला कोई नया नहीं है, क्योंकि जो ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह है वो पिछले 3 बार से जो है ब्लॉक प्रमुख अपने मनिहारी ब्लॉक में बनाते हैं। एक बार उनकी पत्नी रही है और इसके पहले भी किसी व्यक्ति को बनाए थे और इसमें ये 3रा बार है। और हर बार लोगों को ब्लॉक प्रमुख बनाकर उनके जगह पर प्रतिनिधि बनकर ये खुद काम करते हैं। और ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, क्योंकि जो प्रधान संघ है, प्रधान संघ का ये कहना है कि जैसे मैं प्रधान हूँ वैसे आप भी बीडीसी है, तो बीडीसी और प्रधान का जो बैठने का जगह जहाँ वहाँ आप बैठिए, आप ब्लॉक प्रमुख के कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। इसी को लेकर कल विवाद हुआ। कल ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ के लिए जैसे कुर्सी लगाया गया था और ये योगेंद्र सिंह उस कुर्सी पर आकर बैठ गए। उसके बाद प्रधान संघ के अध्यक्ष ने तो तत्काल इस पर आपत्ति जाहिर किया, जिसके बाद योगेंद्र सिंह ने जो है अपशब्द भाषा का प्रयोग किया और इसके बाद ये मामला बढ़ गया। बात यहाँ तक कि हाथापाई तक उनको उतर आई। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को ही, पुलिस भी भारी संख्या में आसपास के थाने की पुलिस भी पहुंची, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। जी, बहुत धन्यवाद आपका। शामली में गटवाला खाप चौधरी पर एफआईआर दर्ज बहू ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है। एफआईआर दर्ज कराई है। खाप चौधरी पर दहेज प्रताड़ना का भी आरोप है। सदर कोतवाली थाने में खाप चौधरी समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सदर कोतवाली थाना इलाके के लेसाड़ गांव का सारा मामला है। बहू ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अगली खबर बागपत से है। 7 साल के बच्चे की तलाश वहां पर जारी है। लापता बच्चे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और पुलिस ने लापता बच्चे की तलाश तेज कर दी है। ड्रोन के जरिए पुलिस इस लापता बच्चे की तलाश कर रही है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के भी हाथ लगा है। बच्चा अकेले जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। और ये देखिए 4 तस्वीरें। सीसीटीवी में मासूम दिख रहा है। ड्रोन से उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस बल पहुंचा हुआ है, पुलिस अफसर हैं और परिजन स्वाभाविक तौर पर दुखी, निराश, रोते बिलखते हुए। 4 तस्वीरों के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जो ताजा जानकारी है वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। 7 साल का मासूम लापता है, उसकी तलाश जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।